हमारे मोहल्ले में एक नया नया दूध देने वाला आया था जिसका नाम मोहनलाल था। हम में से ऐसे तो कोई भी उसे दूध लेने नहीं जाता था क्योंकि हम पहले वाले दूध वाले और दुकान पर भरोसा करते थे। नया आदमी पर भरोसा करना जरा मुश्किल होता है। इसीलिए मैं भी अक्सर अम्मी से यही कहा करती थी कि नया दूध वाला कितना भी सस्ता दूध दे, आपको दूध नहीं लेना है, आपको पुराने वाले दूध वाले से ही दूध लेना है। मम्मी कहती थी कि मुझे पुराने दूध वाले से कोई मसला नहीं है, हम क्यों उसके पास जाएंगे। एक दिन मेरी सहेली मेरे घर पर आई। फातिमा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। स्कूल के ज़माने से मैं उसकी सहेली रह चुकी थी। वह जब भी कोई बात करती थी मुझे ही बता देती थी। मैं तो उसे इस कदर चाहती थी कि अक्सर उसकी गलत बातें भी मुझे सही लगती थीं। आज भी वह मेरे घर पर आई तो ज़्यादा ही मटकने वाले अंदाज में आकर मेरे घर में बैठ गई और बोली, तुम तो मुझे भूल ही गई हो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करती हूँ फातिमा। मुझसे उम्र में फातिमा बहुत छोटी थी, मगर फिर भी अपनी अमीरी और अपनी खूबसूरती की वजह से मुझे उसमें बहुत ही दिलचस्पी सी महसूस होती थी। उसके आते ही मैं खड़ी की खड़ी हो जाती थी। उसके उभार एकदम टाइट और त्वचा एकदम मुलायम। मैंने कहा, बस फातिमा, मुझे वक्त नहीं मिला, आजकल घर के काम बहुत ज़्यादा होते हैं, तुम्हें तो पता है हम गरीबों की लड़कियों को घर के काम से ही फुर्सत नहीं मिलती है। अरे इसमें क्या बड़ी बात है, तू फालतू वक्त में मेरे घर पर आ जाया करो, मैं तुझे काम सिखाऊंगी। मैं इन दिनों आर्ट कॉलेज में जा रही हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है, तुम्हें बता नहीं सकती। मैं उसकी बात सुनकर उसे दिलचस्पी से देखने लगी थी। अच्छा, चाय तो पिला दो मुझे, तुम्हारे घर की चाय की याद आ रही थी। फातिमा ने बातों ही बातों में चाय का जिक्र किया तो मैं चाय बनाकर ले आई थी। मैंने फातिमा से हमेशा की तरह पूछा कि चाय कैसी लगी। कहने लगी कि सच कहूँ या झूठ। मैंने कहा, जाहिर है कि सच ही कहो। बोलिए कि सच तो यह है कि यह दूध मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। तुम दूध कहाँ से लाते हो? मैंने कहा, कल्याण मिल्क शॉप से। अरे वह तो बिल्कुल ही खराब देता है, लड़कियों को क्या पूरे मोहल्ले को ही पानी का दूध देता है। तुम मोहनलाल दूध वाले से क्यों नहीं लाते हो? वह तो बहुत अच्छा दूध देता है। मेरे पापा तो वहीं से दूध लाते हैं, कभी कभी तो मैं खुद ही दूध लेने चली जाती हूँ। अच्छा, फिर तो वह बहुत महंगा दूध वाला होगा जहाँ से तुम लोग दूध लेते हो। अरे नहीं, उसकी तो सारी कीमतें बहुत अच्छी हैं। अगर तुम उसके पास जाओगी तो तुम्हें अंदाजा होगा कि वह कितना अच्छा और साफ सुथरा दूध देता है। इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा बेसब्र हो गई और उसके जाने के बाद मैंने भी अम्मी से यही कहा कि फातिमा के घर तो दूध मोहनलाल दूध वाले के यहाँ से ही आता है, हमें भी वहीं से ले लेना चाहिए। अम्मी को भी फातिमा की बात पर ज़्यादा यकीन था। यूं ही हम दोनों मान गए थे कि आइंदा मोहनलाल दूध वाले से ही दूध लेंगे। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मोहनलाल दूध वाले के पीछे की कहानी कितनी बड़ी हो चुकी होगी। और अगले दिन ही मैं अपने काम से फ्री होकर चली गई। अम्मा दरअसल सो रही थी, शाम की चाय का वक्त हो रहा था। मैं घर से निकली और गली में पहुंची तो देखा कि सारी दुकानें तो बंद थीं, लेकिन एक मोहनलाल दूध वाले की दुकान ही खुली हुई थी। उसे खुला हुआ देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी भी हुई थी, लेकिन जब मैं दुकान के अंदर गई तो मोहनलाल दूध वाले पर नज़र पड़ते ही मैं तो खामोश हो गई, क्योंकि वह तो बहुत ही सादा सा आदमी लग रहा था। उसकी उम्र 40 से 50 साल लग रही थी। चेहरा दाढ़ी में छुपा हुआ था, आंखें ग्रे कलर की। उसे देखकर मुझे बहुत अजीब सा लगा था। फिर मैंने उससे दूध मांगा। उसने मुझे फौरन ही दूध डालकर दे दिया और मेरे सीने की तरफ देख रहा था। मुझे उसका चरित्र समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो मेरे सीने की तरफ क्यों देख रहा है। और उसने मुझसे कहा कि आज आप पहली बार यहाँ पर आई हो तो मैं आधा किलो दूध वैसे भी आपको दे देता हूँ, इसके पैसे नहीं लूँगा। मुझे उस पर बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि दूध वाले तो ज़्यादा गरीब होते हैं, वह कभी भी 1 रुपए तक माफ़ नहीं करते हैं, लेकिन ये तो ऐसा था कि मुझे आधा किलो दूध भी फ्री में दे रहा था। खैर, मैंने उससे दूध ले लिया और मैं घर पर आ गई। घर आते ही मैंने अम्मी मुझे एक अजीब सी बात के लिए कहने लगी कि फातिमा की यहाँ माँ आई थी, कह रही थी कि मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा कि फातिमा की मम्मी को मुझसे क्या काम पड़ गया, वैसे तो मुझ में ज़्यादा बात नहीं करती हैं वो। कहने लगी, पता नहीं, वह तुमसे मुलाकात करने के लिए आई थी, हो सके तो तुम कल उनके घर के लिए चली जाना। मैंने भी यही सोचा था कि घर जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा।
मेरी एक दोस्त थी, बहुत टाइम मेरे को काम में भी आई थी। मैंने सोचा कि मैं जाकर उसकी अम्मी का ही हाल पूछ लूँ। अगले दिन ही मैं फातिमा के घर जाकर पहुँच गई। घर में एक अजीब सी शांति थी और फातिमा की अम्मी मुझसे मिली, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी परेशानी थी, जिसे देखकर लगता था कि वह कुछ मुझसे कहना चाहती हैं और बात भी बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा कि आप परेशान क्यों हैं आंटी, मुझे बताओ क्या बात है। उन्होंने ठंडी आह भरी और कहने लगी कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी परेशानी की कोई हद नहीं है। अभी तो तुम्हें सारी हकीकत नहीं बता सकती, लेकिन जब तुम फातिमा से मिलोगी तुम्हें मेरी परेशानी का अंदाज़ा हो जाएगा। आंटी, आप ऐसे पहेलियां मत बुझाइए, बता दीजिए। अगर कोई परेशानी वाली बात है तो आप मुझे साफ साफ बता दीजिए। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुमने मेडिकल की तालीम हासिल कर रखी है। वह तो इस इलाके की बदकिस्मती है कि तुम जैसे होनहार लड़की को नौकरी के लिए इधर उधर घूमना पड़ रहा है। अगर तुम यहाँ पर नौकरी पर लग जाती तो हम जैसों का कितना भला हो जाता। मैं बस कुछ दिनों से परेशान थी कि फातिमा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कल रात उसने खाना भी नहीं खाया था। कहती है कि खाने को देखकर ही उल्टी आती है। पहले तो इमली वाला चाट बहुत शौक से खा लेती थी, लेकिन अब तो मैं चाट बना दूं या मीठी खट्टी की चटनी बना दूं, कुछ भी बना दूं, वो कुछ भी नहीं खाती है। पहले तो बहुत पतली हो गई है वो। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उसे कोई परेशानी तो नहीं है। कल तुम्हारे पास गई थी वह, अब तो श्रुति और साहिस्ता से भी नहीं मिल पा रही है। यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। तुम यार पता करो, लड़कियां ही लड़कियों को बेहतर समझने में अच्छी होती हैं। मैंने आंटी को तसल्ली दी और कहा कि आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं फातिमा से खुद ही मिलकर बात करती हूँ। यकीनन वह मुझे बता देगी। यही सोचकर मैं फातिमा के कमरे में चली गई। कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी तो फातिमा ने दस्तक का जवाब तक नहीं दिया, तो मैं खुद ही अंदर चली गई। अंदर जाके मुझे बहुत हैरानी हुई कि फातिमा कंबल में लेटी हुई थी। हालांकि यह सर्दियों के दिन नहीं थे, बल्कि यह तो गर्मियों का मौसम था। फातिमा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इस तरीके से कमरे में क्यों लेटी हो? क्या परेशानी है? मेरी बात सुनकर फातिमा चिढ़ गई और मुझे कोई बात नहीं है। पता नहीं मम्मी को क्यों लगता है कि मैं परेशान हूँ। इंसान की तबीयत भी तो खराब हो सकती है। मेरे ख्याल में अगर तुम मुझे आकर चेक करो तो तुम्हें यही पता चलेगा कि मैं कितनी बीमार हूँ। मुझे बुखार ऐसा हो गया है। मैंने उसके माथे पर हाथ रखा तो वह तो वाकई बीमार थी। तुम्हें मैं अस्पताल लेकर चलती हूँ। मैं अस्पताल ले जाऊंगी तो तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा। यूं घर बैठे कुछ नहीं होगा। अस्पताल का नाम सुनते ही फातिमा के चेहरे पर रंग उड़ गया। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी। और खुदा के लिए मेरी अम्मी के दिमाग में यह बात मत डाल देना, बेवजह वो परेशान हो जाएंगी। वह मेरी माँ हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। फातिमा की मुंह से इतनी बातें सुनकर मैं चुप हो गई, लेकिन जाहिर है मुझे उसकी बहुत ज़्यादा परेशानी थी, उसकी चिंता हो रही थी। मैंने फातिमा से फ़िलहाल तो कोई बात नहीं की, लेकिन बाहर आकर मैंने फातिमा की अम्मी को ज़रूर कहा कि फातिमा को अस्पताल ले जाने की ज़रूरत है। तो उसकी माँ बोली, बेटी, अस्पताल जाने के लिए वह तो मना कर रही है। कल उसके पापा ने भी कहा था कि तुम अस्पताल लेकर चलते हैं, लेकिन वह उनकी बात भी नहीं सुनी थी। अब तुम्हें तो पता है, जो बाप की बात नहीं मानता वो माँ की क्या ही सुनेगा। यह कुछ दवाइयों की पर्चियाँ उसने मुझे दी थी कि ये दवाइयाँ लेकर आओगे तो मैं खाकर ठीक हो जाऊंगी। तुम्हें तो पता ही है कि आजकल के बच्चे हमसे ज़्यादा तेज हैं। उसे बेहतर पता है कि उसे क्या खाना है, तो तुम उसे ये दवा लाकर दे दो। आंटी के हाथ से मैंने दवाइयों वाली पर्ची लेकर वापस घर पर आ गई। मैंने फातिमा की अम्मी से पैसे मांगना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि अमीर लोग हैं, दे देंगे बाद में, क्यों अपनी बात खराब करो। और मैं पर्ची लेकर मेडिकल स्टोर पर पहुंच गई। मेडिकल स्टोर वाला मुझे घूर घूर कर देख रहा था और बोला, मैडम, आप यहाँ यह दवाइयाँ क्यों ले रही हो? मैं आपको भी जानता हूँ और आपके घर वालों को भी। साथ में से किसी को ऐसी दवाइयों की ज़रूरत तो नहीं हो सकती। क्या मतलब? ये बुखार की दवाइयाँ हैं। आप तो पढ़ी लिखी हैं ना। यकीन ना आए तो खुद पढ़कर देख लो
कि यह दवाइयाँ किस चीज़ की हैं। दोस्तों, मैंने जैसे ही वह पर्ची खोली और दवाइयों के नामों पर मेरी नज़र पड़ी तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई। मैं तो हकीकत में कभी भी फातिमा के बारे में उल्टा सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन इन दवाइयों का नाम देखकर मैं समझ गई कि फातिमा ने मुझे स्टोर पर क्यों भेजा है। मुझे नहीं, वह अपनी माँ को ही भेजना चाहती थी, लेकिन उसने फिर मेरा सहारा लिया कि शायद मैं उसकी सहेली हूँ तो कोई ना कोई पर्दा रख लूँगी। लेकिन मैं पर्दा रखने से ज़्यादा फातिमा के बारे में जानना चाहती थी। मैं फ़ोन से फातिमा की माँ के पास गई। मैंने देखा आंटी अभी भी परेशान रहती थी, लेकिन उस वक्त अपने पति के पास बैठी हुई थी। मैंने उनसे दवाइयों वाली बात नहीं बताई और उन्हें सलाम दुआ करी और कहा मुझे आपसे बात करनी है। मैं फातिमा के कमरे के बाहर थी और सोच रही थी कि कहीं फातिमा मेरी बात सुनकर परेशान ना हो जाए और मुझ पर ही शक ना करने लगे। इससे पहले कि यह बात फातिमा तक पहुंच गई, उसकी माँ पूछना चाहती थी कि ये दवाइयाँ वाकई में फातिमा ने उनको ही लिख कर दी है या फिर तीसरे शख्स ने, या वो जो फातिमा से हमदर्दी रखता हो, शायद उसे दवाइयों के बारे में मालूम ना हो। मैंने पहले फातिमा की अम्मा से बुलाकर यह बात पूछी तो वो कहने लगी, नहीं बेटी, यह दवाइयाँ फातिमा ने ही मुझे फ़ोन पर लिख कर दी थीं। कोई उसे फ़ोन पर बता रहा था और वह लिख रही थी। फातिमा ने सख्ती से कहा है कि यह दवाइयाँ पापा से नहीं मंगानी हैं और फिर तुमसे ही मंगानी हैं। इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आई थी। तुम्हें तो पता है ना, बच्चों के मामलात में बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। फातिमा की मम्मी को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। मैंने सोचा क्या घर में उन्हें हकीकत बता दूं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। मैंने उनसे कहा कि आपको पता है कि फातिमा को क्या बीमारी है? उसे कोई बीमारी नहीं है, आपको फातिमा को अस्पताल ले जाना चाहिए। तभी फातिमा ने कहा, तुम्हें जिस चीज़ के लिए कहा गया है तुम बस वही करो। तुमसे दवाइयाँ मंगवाई थी, दवाइयाँ लाने के बजाय तुम वहाँ पर भाषण देने के लिए आई हो। लगता है तुम किसी की मदद नहीं कर सकती हो, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही बक सकती हो। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत थोड़ा गुस्सा आ गया। मैंने कहा, जो दवाइयाँ तुमने मंगाई थी, पता है दुकान वाला यह बोला था कि तुम्हें इन दवाइयों की कहाँ ज़रूरत पड़ गई। अब मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम्हें ज़रूरत क्यों पड़ गई है? क्या तुम्हें ये दवाइयाँ अपने लिए ज़रूरत है या किसी और के लिए तुमने दवाइयाँ मंगाई हैं? फातिमा की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी। मैंने कहा कि तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है? मेरी बातें सुनकर फातिमा की अम्मी ने बड़ी सी कुर्सी पकड़ ली, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा लड़खड़ाने लगी थी। और आंटी, आप जानती हैं, मुझे उस बच्चे को मारने के लिए दवा मंगा रही थी। देखो, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फिक्र करती हूँ, इसी वजह से तुम्हारा सच बता रही हूँ फातिमा, तब तुम ज़्यादा बड़ी मुसीबत में ना फंस जाओ। यह बातें सुनकर उसकी अम्मी हैरान रह गई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी ऐसी नालायक निकलेगी। मुझे भी नहीं पता था। फातिमा, कह दो कि यह ठीक नहीं है। मैं इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैंने तो तुम्हें ये संस्कार नहीं दिए थे, फातिमा की माँ ने बोला। तभी फातिमा कहने लगी, आपको यह सब कुछ तो दिख गया, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वह आपको नहीं दिखाई दिया। मैं कितनी बड़ी तकलीफ में जी रही हूँ। तुमने कभी ये सोचा होगा कि मेरे साथ कुछ गलत भी हो सकता है? तभी फातिमा की अम्मी ने कहा, यह सब कुछ इंसान की मर्जी से होता है। तुमने अगर हमें पहले ही बता दिया होता तो हम पहले ही सोच लेते। अगर तुम्हारे साथ यह मसला था तो तुम्हें पहले ही पता हो गया होगा ना कि क्या हो रहा है। तुम कोई छोटी बच्ची तो नहीं हो। सच सच बता दो फातिमा, इस गुनाह में तुम्हारे साथ कौन है? आंटी ने यह बात बोली तो आपको यही लगता है कि सब कुछ मैंने ही किया है? खुदा के लिए आप मेरे बारे में ऐसा मत सोचो। क्यों ना सोचूं? देख तो रही हूं ना, आज तुम्हारी एक सहेली का पता चला है, कल दूसरी का पता चल जाएगा। करते करते बात पूरी गांव में चली जाएगी। यह बात सिर्फ हम तीनों के बीच में है, कौन बताएगा गांव वालों को जाकर? अगर हम चाहें तो इस बात को छुपा सकते हैं। आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं उसके बाद यह भी बता दूंगी कि मेरे गुनाह में कौन शामिल है। फातिमा बोली, उसका जवाब भी मैं आपको दे दूंगी। और एक और बात बताती हूँ कि जो बीमारी मुझे है वही बीमारी मेरी दो सहेलियों को भी हो गई है, श्रुति और शाइस्ता। वो दोनों भी पेट से हैं। मैं ये क्या सुन रही हूँ? मेरे लिए तो मर जाना बेहतर होगा।
तुम लड़कियों में जाकर बिगड़ गई हो या फिर वह तुम्हारी सूरत में आकर बिगड़ गई हैं। मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी, उनको यह बात बताऊंगी। मैं अपने पति से कुछ नहीं छुपा सकती हूँ, भले तुम मेरी औलाद क्यों ना है, लेकिन वह मेरा पति है। मैंने उससे आज तक कोई चीज़ नहीं छुपाई है। अम्मी, आप मेरी बात एक बार ध्यान से सुन लो, उसके बाद आप मेरी बात पर यकीन ना आए तो पापा को भी नहीं, बेशक गांव वालों को बता दीजिएगा। आपको पता है, अगर अब्बा को यह बात पता चल गई तो वो इसके बाद क्या करेंगे, गांव का कोई भी गांव का लड़का पकड़कर मेरी शादी करवा देंगे। लेकिन अगर आप मुझे यह दवाइयाँ लाकर दे देंगी तो मेरी ज़िंदगी बच सकती है। ज़िंदगी तो बच जाएगी, लेकिन यह बताओ इसके बाद तुमसे शादी कौन करेगा? आजकल हर तरीका मुमकिन है, और बाकी की बातें क्यों पूछ रही हो? जब मैं आपको हकीकत बता रही हूँ तो आप हकीकत सुनकर खुद शर्मिंदा हो जाओगी। यह सब मेरा कसूर नहीं है, बल्कि दूध वाले का है। दूध वाले का? अरे, अपने कब्र में क्यों आग लगा रही हो? वह तो बहुत ही बेचारा सीधा साधा इंसान है, तुम उस पर इल्जाम लगा रही है? तुझे शर्म नहीं आती? सच सच बता दो, तुमने शहर जाकर क्या गुल खिलाया है? कहाँ मुंह काला किया अपना? वरना मैं तुम्हारी जवानी निकाल दूंगी, तुम दोबारा कॉलेज में नहीं भेजूंगी। मैंने देखा कि आंटी बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तब मैंने जो बात करी उसकी ना तो फातिमा की उम्मीद थी, बल्कि मेरे भी होश उड़ा दिए थे। दूध वाले का दूध पीकर ही हमारे साथ यह सब कुछ हुआ है। हम दूध वाले का दूध पीकर ही प्रेग्नेंट हो गए हैं। आप उसका दूध ले जाकर लैब में चेक करा लीजिए, उसमें ज़रूर कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम तीनों सहेली के साथ ये मामला हुआ है। हमने जाकर अपना जांच करवाया। अगर मैं गलत हूँ तो मेरी जो बाकी दो सहेलियाँ जो कि गांव में रहती हैं, वह तो शहर नहीं गई हैं ना, तो उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? आपको यह बात समझ क्यों नहीं आ रही है? फातिमा की अम्मी सुनकर हैरत में पड़ गई थी। उनको भी एक ख्याल आ रहा था, और मुझे भी। दूध वाला तो बिल्कुल भी ऐसा आदमी नहीं लगता था। फातिमा ने कहा, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता है तो भी बाकी की दो सहेलियों से पूछ लीजिए। मैं अगले ही दिन फातिमा की सहेलियों के घर पहुंच गई। जब मैं उनके घर पहुंच गई तो मुझे पता चला कि वो दोनों भी बीमार पड़ी हुई हैं। शाइस्ता की अम्मी कह रही हैं कि वह तो वाकई 2 दिन से अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली है। मैंने शाइस्ता की अम्मी से पूछा कि आपको अपनी बेटी की बीमारी के बारे में कुछ पता है? कहने लगी, मुझे तो उसके लिए कुछ भी नहीं पता है, बस मुझे इतना मालूम है कि 3 दिन से उसने खाना नहीं खाया है। ईश्वर मेरी बेटी को सलामत रखे, लेकिन तुम देख लेना, मेरी बेटी को कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है। आज तुम आ गई हो तो फातिमा की खबर दे दो और साथ साथ इसको भी देख लो। उसकी तरफ से कोई आया नहीं है। मैंने कहा कि आपकी बेटी को लेने आई हूं मैं, दरअसल फातिमा उससे मिलना चाहती है। शाइस्ता की माँ ने जरा भी एतराज नहीं किया और मेरे साथ भेज दिया। मैं शाइस्ता को लेकर फातिमा के घर पर आ गई। अब शाइस्ता, श्रुति और मैं तीनों दोस्त इकट्ठे हो गई थीं। अब ये तीनों लड़कियां फातिमा की अम्मी के आगे मुजरिम की तरह बैठी हुई थीं। लड़कियों, बिल्कुल सच सच बताओ, मैं ये क्या सुन रही हूँ? फातिमा की अम्मी ने उन तीनों को डांट कर पूछा तो फातिमा रोने लगी कि आपको यकीन नहीं आ रहा है तो मेरी सहेलियों से पूछ लो। यह भी मोहनलाल दूध वाले से ही अक्सर दूध लेकर आती थीं। उस दिन से ही बीमार पड़ी हुई हैं। उससे पहले उन्होंने मोहनलाल दूध वाले का दूध पिया था। अब तो पूरा यकीन है कि उसके दूध में कुछ ऐसी चीज है जिसे पीकर हम सब को ये सब हो गया है। यह बात सुनकर फातिमा की अम्मी, जो बिल्कुल अनपढ़ जाहिल थी, वह ही मान गई। हाँ, हो सकता है कि मेरी बेटी का ही कसूर क्यों ना हो। फातिमा इस तरह घबराई हुई थी और साथ ही साथ इस बात को कह रही थी कि अगर किसी को पता चल गया तो उनकी इज्जत भी मिट्टी मिल जाएगी और बेटी का रिश्ता भी कहीं पर नहीं होगा। इस वजह से फातिमा ने अपनी परेशानी का जिक्र किसी और से नहीं किया। अब वह अपनी बेटी को मासूम समझ रही थी और वह बिल्कुल भी उनकी नज़र में कसूरवार नहीं थी। उन्होंने उसको बुलाया और बच्चे को ख़त्म करने वाली दवा मंगवाई और अपनी बेटी को दे दी और कहने लगी कि बेटा, तुम जाकर अपनी सहेलियों को भी ये सब दे दो, लेकिन उस दूध वाले को नहीं छोड़ूंगी मैं, जिसने मेरी बेटी की इज्जत पर हाथ डाला है। मैं उससे बदला जरूर लेकर रहूंगी। मैं देख रही थी कि फातिमा की अम्मी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में मालूम हो रही थी। उनकी परेशानी भी देखने वाली थी। साथ ही साथ उन्हें मोहनलाल दूध वाले पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह मुझसे कहने लगी कि तुम उसकी दुकान पर जाना, दूध का पैकेट लाना और जाकर उसे लैब में टेस्ट कराना।
जब मुझे हकीकत पता चलेगी तो मैं उसकी दुकान यहाँ से ख़त्म करा दूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बच्चियों के साथ ऐसा करने की। फातिमा की भोली माँ पर मुझे बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था। यह सब कुछ फातिमा और उसकी सहेलियों का ही कसूर था और वह अपना किया उस दूध वाले पर डाल रही थी। फिर भी दोस्तों, मैंने उनसे जाकर दूध का नमूना ले लिया और मैं शहर के लैब में चली गई और मैं अपनी शॉपिंग की खातिर जा ही रही थी कि मुझे फातिमा की दोनों सहेलियां नजर आईं, श्रुति और शाइस्ता, जो कि हंसती खेलती जा रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह कभी बीमार भी रही होंगी। फातिमा की हालत तो कुछ ज़्यादा खराब थी, लेकिन ये लड़कियां दोनों बिल्कुल एकदम ठीक ठाक भली चंगी थीं और ऐसे हंस खेल रही थीं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी। अगर इन दोनों सहेलियों को कुछ नहीं हुआ था, कोई मसला था ही नहीं, तो फिर इसमें कुछ तो मामला गड़बड़ है। तब मुझे पता चला कि उन्हें तो कोई ऐसा मसला या प्रेग्नेंट हुआ ही नहीं था। मैंने उन्हें बुलाकर सख्ती से पूछा। उन्होंने मेरे सामने सब कुछ बक दिया। कहने लगी कि यह सब मसला था, फातिमा ने हमें सब कुछ करने के लिए कहा था ताकि हम उसका साथ दे दें। उसने हमें पैसे देने के लिए बोला था, इसलिए हमें उसका साथ दिया है। दरअसल फातिमा को वासना बहुत सताती है। उसने गली मोहल्ले के कई लड़कों के साथ रिश्ता बनाया है। उसकी वासना की भूख इतनी बढ़ गई थी कि फातिमा ने अब जानवरों के साथ भी संबंध बनाना शुरू कर दिया था। वो हमारे घर पर रोज आती थी और गैर मर्दों के साथ संबंध बनाती थी। इंतहा तो तब हो गई जब फातिमा ने अपने चचेरे भाई के साथ संबंध बनाने शुरू कर दिए। वो भोग विलास में इतना पागल हो गई थी कि बिना प्रोटेक्शन के उसने सब कुछ किया और गर्भवती हो गई। फातिमा ने यह सब करने के लिए हमें पैसे दिए और कहा कि मोहनलाल दूध वाले को फंसा देना ताकि मेरे पेट में पल रहा नाजायज बच्चा मैं गिरा दूं। हमने उसकी मदद की। यह सुनकर मेरे तो हैरत की इंतहा न रही थी। अगर वह लड़कियां सच नहीं बताती तो बेचारा एक बेगुनाह दूध वाला इस मोहल्ले में बदनाम हो जाता, बल्कि अपनी दुकान से भी चला जाता। मैंने जाकर फातिमा की माँ को सब कुछ सच सच बता दिया। फातिमा की माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने फातिमा की शादी गांव के गरीब लड़के से करवा दी, लेकिन फातिमा वहाँ पर भी नहीं टिक पाई क्योंकि उसकी काम वासना इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो उसका काम एक आदमी से नहीं चल रहा था और वो वहाँ से भी भाग गई। लेकिन उसके बाद फातिमा की अम्मी ने उसे घर में कभी आने नहीं दिया। फातिमा आज भी इसी तरह दर दर भटक रही है। इंसान की एक गलती इतनी भारी पड़ जाती है कि उसका कोई हल नहीं होता। अपने आसपास ऐसे हवस के भूखे लड़के और लड़कियों से दूर रहें और अपने आसपास के माहौल को अच्छा बना के रखें। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई है तो इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना कि कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर देना। साथ ही साथ में जो आपके दाहिने तरफ घंटी लगी है उसको दबाकर ऑल पर सेट कर देना ताकि आने वाली सारी वीडियो मेरी आपको सबसे पहले आपके चैनल पर दिखाई दें। तो दोस्तों, कहानी में मज़ा आया होगा तो कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी अगली अच्छी और सच्ची कहानी में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए दोस्तों, आबाद रहिए।